Students, and welcome to the online class of Shri Ram Public School, and once again we are here with the third chapter, why do we need a parliament. और इस चैप्टर में प्रीवियसली हमने पढ़ा था अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, और सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वाई शुड पीपल डिसाइड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था दैट वाई शुड पीपल डिसाइड, हमें डिसाइड क्यों करना चाहिए। पीपल से मतलब क्या है, हम लोग, हम सिटीजन्स। तो हम लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए? ऑब्वियसली इसलिए कि अगर सब लोग अपनी मर्ज़ी चलाएंगे किसी भी देश में तो कोई पर्टिकुलर डिसीजन निकल कर नहीं आ सकता। हाँ, एवरीवन विल बी फाइटिंग फॉर जस्ट प्रूविंग देयर डिसीजंस राइट। और इस लड़ाई, इस फाइट या इस आर्ग्यूमेंट को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वॉज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव में हम आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक आज से स्टार्टअप होना है, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और जो हम यानी पीपल ऑफ इंडिया, इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है। आफ्टर दैट पार्लियामेंट का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, या हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का क्या रोल है। एंड आफ्टर दैट हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं जो जाते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, या जो पार्लियामेंट की वर्किंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल दीज वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यस, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ वाई शुड पीपल डिसाइड। हमें ये पता है कि भारत को आज़ादी, यानी हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और जिसके पहले एक बहुत लंबी स्ट्रगल हमने झेली थी। हमने मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने उस फ्रीडम को पाने के लिए बहुत लंबी स्ट्रगल झेली थी। बहुत जगह जगह से हमारे नेता लोग जो थे वो हमारे इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते थे, और हम सारे सिटीजन्स के बिहाफ पर वो स्ट्रगल करते थे। ठीक है, under the colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो कई डिसीजंस वो सरकार ऐसे ले लेती थी जिस पर कि हम लोग यानी सिटीजन्स इंडिया के वो एग्री नहीं करते थे। लेकिन फिर भी हमें इतना डर होता था, यहाँ के जो सिटीजन्स थे उस टाइम के, उनके अंदर इतना डर होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि वो कभी उनके विरुद्ध बोल ही नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर वो किसी भी सरकार की किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं ये गलत है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दे विल गेट पनिशमेंट, और वो भी सीवियर पनिशमेंट, बहुत क्रिटिकल वाली। हाँ, तो इसलिए लोग डर के मारे कुछ भी नहीं उनके अपोजिट बोलते थे। ठीक, बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज देयर डिसीजन। वही चीज़ है जो अभी बताया मैंने कि अगर वो उनके डिसीजंस को, सरकार के डिसीजंस को गलत कहने की हिम्मत करते भी थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट को फेस करना पड़ता था। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई, तो ये सिचुएशन चेंज हुई, और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी नीड फ्रीडम। ठीक है, आप हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं समझते हैं। ठीक है, 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में, जो कि ये डिसाइड कर सके कि सरकार क्या डिसीजन ले रही है और कैसे ले रही है। और उसमें जब हमारे लोग भी शामिल होंगे अंग्रेजी सरकार में, तभी वो अंग्रेजी सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को या हमारी इच्छाओं को, यानी सिटीजन्स की इच्छाओं को समझ सकती है, और तभी एक सही डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था, जिसमें कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ किया गया था कि भाई देश के कुछ भाग में, कुछ पार्ट्स में इलेक्शन हो सकते हैं, और वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चुनने के बाद पार्लियामेंट में आ सकते हैं। ठीक है, with these early legislature under the British government were in response to the growing demands of nationalism। ठीक है,
ये जो अर्ली लेजिस्लेचर्स थे, ये जो पहले जो शुरुआत में जो लेजिस्लेचर बनी यानी पार्लियामेंट वगैरह जो बनी, ये क्या थी, अंग्रेज़ों के हिसाब से ये उन्होंने कर दिया था ताकि हम इंडियंस जो हैं संतुष्ट हो जाएं और उनकी डिमांड्स या उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन हम इंडियंस के लिए ये शुरुआत थी। हम लोग ये समझ रहे थे कि नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, बाद में हमें पूरी सरकार अपने लोगों की लानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और लेकिन क्या किया उन्होंने, सिर्फ नाम भर के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए, लेकिन उन्होंने सबको अधिकार भी नहीं दिया। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनेगा ये अधिकार भी उन्होंने फ्रीली नहीं दिया लोगों को, और इसके लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने राइट टू वोट दिया। और इसके अलावा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उन्हें भी डिसीज़न लेने का, उन्हें कोई नया डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा कि कॉलोनियल रूल में पार्टिसिपेशन जो है लोगों का कितना मुश्किल होता था और किस तरह से उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी थी फ्रीडम के लिए। ठीक है, और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेसी और आपका रिपब्लिक या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ती गई, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों को दबाना शुरू किया, वैसे वैसे उसी के साथ में लोगों के मन में, जो हमारे उस टाइम के जो भी नेता लोग थे उनके मन में तब ये बात घर करती गई कि नहीं, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी एक सरकार, अपना राज, अपना शासन कुछ ऐसा लाना चाहिए जहाँ पर हमारे देश के लोग गवर्नमेंट में हों और वो हमारे देश के लोगों की परेशानी को समझकर उसके हिसाब से डिसीजन ले। ठीक है, इसके साथ साथ में वो लोगों को चुनने के लिए, उस सरकार को चुनने के लिए हमारे देश के नेताओं ने आज़ादी से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि जब भी हमारे कंट्री को फ्रीडम मिलेगी तो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यही होता है जहाँ पर कि देश के सभी लोग जो एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट मिल जाए बिना कोई कंडीशन लगाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपकी इनकम इतनी इतनी होगी तभी आपको राइट टू वोट मिलेगा, या अगर आप इतना इतना पढ़े हैं तभी आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज़ अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट टू वोट 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे देश में, अगर वो हमारे देश के नागरिक हैं तो उन्हें राइट टू वोट मिल जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हमने समझा कि भाई जैसे अंग्रेज़ों ने कुछ सिलेक्टेड लोगों को वोट देने के लिए चुना ताकि वो उनकी मर्ज़ी के लोगों को वोट दे सकें और उन्हीं लोगों को जिताकर वापस सरकार में भेज सकें जो कि अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करें। हाँ, तो कुल मिलाकर बात तो वही पड़ी कि भाई ब्रिटिशर्स की ही मर्ज़ी चलेगी, और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने ये सॉल्यूशन निकाला कि नहीं, सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल और उनके लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, कैसे होते हैं? अगर हम डेमोक्रेसी के आइडिया को लें और ध्यान से सोचें तो क्या है? द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का आइडिया यही तो है कि लोगों में इच्छा होनी चाहिए कि वो सरकार बनाए। ठीक है, लोगों की अप्रूवल होनी चाहिए, यानी उनकी परमिशन भी होनी चाहिए कि हाँ भाई आप जाओ गवर्नमेंट बनाओ या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, और गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, यानी वोटिंग भी होनी चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? डेमोक्रेसी बनाती हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ये लोगों का ही डिसीजन होता है कि वो किन्हें चुनेंगे सरकार में और वो सरकार किस तरह से काम करेगी। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन। यानी इस डेमोक्रेटिक आइडिया के पीछे बेसिक आइडिया क्या था?
वो बेसिक आइडिया था कि सिटीजन्स को, यहाँ के नागरिकों को, हर एक इंडिविजुअल नागरिक को वो इम्पोर्टेंट अधिकार मिल सके, या फिर सरकार के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझने का मौका मिल सके, और उसे भी ये भरोसा हो कि गवर्नमेंट जो इतने बड़े देश की जो सरकार है उसको बनाने में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी वोट डाला था। हर एक इंडिविजुअल सिटीज़न के मन में ये बात आनी चाहिए, ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? किस तरह से गवर्नमेंट को अप्रूवल मिलता है? वन वे ऑफ डूइंग सो, एज यू रीड दिस, थ्रू इलेक्शन। सरकार बनाने का मौका लोगों को किस तरह से मिलता है? भाई इलेक्शन होते हैं और वो वोट करते हैं, लोग सब वोट करते हैं और फिर उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सरकार बनाते हैं, ठीक। वो लोग फिर जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, और फिर पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी वाला ग्रुप है, यही आपके यहाँ चैप्टर में दिया हुआ है कि देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इनमें से जो मेजॉरिटी वाला पॉलिटिकल ग्रुप है वो फिर सरकार बनाता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। संसद यानी पार्लियामेंट हमारी जो है ये किन से बनी है? ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलकर बनी है जिनको कि लोगों ने चुना है, ठीक। लेकिन सरकार क्या है? सरकार सिर्फ मेजॉरिटी वाली पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से बनती है जिसको कि लोगों ने ज़्यादा, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, ठीक है। कंट्रोल्स द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स के, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर बनी है, वो हमेशा सरकार के काम को कंट्रोल भी करती है और गाइड भी करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सरकार में पार्टिसिपेट भी करते हैं और सरकार को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग किस तरह से सरकार बनाने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज सरकार बनने के बाद ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करने के लिए फ्री है 5 साल तक। वहाँ पर लोगों के पास ये फिर भी राइट होता है कि वो अपोजिशन पार्टी के तौर पर, अपोजिशन पार्टी में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके कि वो कोई भी डिसीजन ले रही है तो क्यों ले रही है, किस लिए ले रही है और उसके देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, एंड tomorrow's video we will read further. Tomorrow's means in our next class we will read about the next topic, और वो next topic क्या होगा आपका? It will be role of parliament. रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, संसद का क्या रोल होता है हमारे देश में काम करने में, ये हम अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।